गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है कक्षा 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी वंशागति का आणविक आधार। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी एक पीढ़ी से F1 पीढ़ी से जो लक्षण थे, पेरेंट्स पीढ़ी से लक्षण थे, वो F1 पीढ़ी में आ रहे थे और वही लक्षण F2 पीढ़ी में जा रहे थे। यानी लक्षणों की हमने क्या देख ली थी, वंशागति की, किस प्रकार एक पीढ़ी से लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं देखा था कि इन लक्षणों को लेकर कौन जाता है और किस प्रकार लक्षण थोड़े थोड़े से चेंज हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उन सब का अध्ययन आज हम इस चैप्टर में करेंगे, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति का आणविक आधार। यानी मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है इस चैप्टर का। ठीक है, तो देखो, न्यूक्लिक एसिड ही या आनुवंशिक पदार्थ ही हमारी एक सूचना को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक लेके जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? या तो डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा। डीएनए की फुल फॉर्म लिखे तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पर राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो सेम है, राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, लेकिन देखो डीएनए में डीऑक्सी लग गया। इसका ये डीऑक्सी क्या है? यहाँ पर डीऑक्सी शुगर का नाम है और यहाँ पर राइबो ये शुगर का नाम है। डीऑक्सी राइबो ये शुगर है और यहाँ पर राइबो शुगर है। डीऑक्सी राइबो क्यों बोला? क्योंकि इसके ना दूसरी पोजीशन पर यानी पेंटो शुगर है, राइबो शुगर है ये सेम। OH H यहाँ पर H H, यहाँ पर OH H और यहाँ पर HCH3OH। तो देखो इसका जो दूसरे नंबर का कार्बन है, यहाँ पर दोनों स्थितियों पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है नहीं। ठीक है, और राइबोसोम में राइबो शुगर बोला तो नीचे वाली दूसरी स्थिति पर भी नीचे OH था, जबकि डीएनए की बात करेंगे तो OH यहाँ से हट जाएगा। तो नाम क्या आ जाएगा इसका? डी मतलब बिना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के, यानी बिना ऑक्सीजन वाली राइबो शुगर। ठीक है, तो ये वाली जो शुगर है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा 2 नंबर की स्थिति पर, वो कौन सी शुगर होगी? राइबो शुगर। और किस में पाई जाएगी? डीएनए में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो जेनेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट कहाँ होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें तो कहाँ रहेगा? साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में। कैसे? देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? ऐसी कोशिका है जिसके, देखो ये कोशिका है, इसके अंदर ये केंद्रक है, और प्रोकैरियोटिक देखो ये भी कोशिका, इसके अंदर ये केंद्रक। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसके केंद्रक के चारों ओर झिल्ली प्रेजेंट नहीं रहती, और जिसके चारों ओर झिल्ली प्रेजेंट रहती है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। किसकी? ये केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली है, तो इसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका। अब इस केंद्रक के अंदर ही तो क्रोमोसोम पाए जाएंगे, यानी क्रोमोसोम केंद्रक झिल्ली के अंदर है, तो उसको ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका। अब बताओ डीएनए भी कहाँ रहेगा? केंद्रक के अंदर रहेगा। तो देखो ये कहाँ है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोटिक सेल में चारों ओर क्या है? केंद्रक झिल्ली है ही नहीं। केंद्रक झिल्ली नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाके बिखर जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या बैठा हुआ है? मान लो ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर डीएनए बैठा हुआ है। अब बताओ प्रोकैरियोटिक में तो ये जो झिल्ली है केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली है ये वाली, ये तो है ही नहीं। अब बताओ डीएनए क्या कोशिका द्रव में बिखर जाएगा? नहीं बिखर जाएगा। देखो ये कोशिका द्रव है, अब इसमें पूरी तरह बिखर जाएगा? नहीं बिखर जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए किसमें पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ज्यादातर जीवों में डीएनए ही मुख्य आनुवंशिक पदार्थ रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे कि अधिकतर जीवों में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, तो क्या लिखोगे? डीएनए। और आरएनए होता है, आरएनए भी देखो जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज करता है, एक्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, मैसेंजर की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, और कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि ये क्या करता है? अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, और एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो आप इस पेज को एक बार उतार लें, फिर अगले में चलते हैं।
अब है देखो किस किस की तरह कार्य करेगा, एमआरएनए अडेप्टर की तरह भी कार्य करेगा, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर की तरह करेगा, कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, जो हम देखो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना हुआ। न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या रहेगा, शुगर रहेगी, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फोरस। क्या डीएनए में एक अकेला से ऐसा ही स्टैंड पाया जाएगा, इस प्रकार के बहुत सारे पाए जाएंगे यहाँ पर, फिर से शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, फिर से फॉस्फेट ग्रुप। तो इन सबको सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए किसका मिलकर बना होगा, न्यूक्लियोटाइड का या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। तो इस प्रकार के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, इस प्रकार की बहुत सारी इकाइयां से मिलकर बना होगा, इसलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इस इकाई को क्या बोला, न्यूक्लियोटाइड। और इस प्रकार की बहुत सारी इकाइयां तो क्या बोला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मिलकर बनाता है। और एक न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है उसकी संरचना में क्या क्या उपस्थित रहता है ये हम देखते हैं। यानी डीएनए किस किस से मिलकर बना है, जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस किस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहले तो होती है पेंटोस शुगर, फिर होता है फॉस्फेट ग्रुप, फिर होता है नाइट्रोजिनस बेस। एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें नाइट्रोजिनस बेस को दे रखा है। तो नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन, एक होता है प्रिमिडिन। प्यूरिन जो होता है उसमें कौन कौन सा होता है, एडेनिन और ग्वानिन, जिसको ए से लिखेंगे, और ग्वानिन को जी से इंडिकेट करेंगे। ए जहाँ पे भी लिखा है, अगर वो नाइट्रोजिनस बेस के रूप में है, ध्यान रखना, नाइट्रोजिनस बेस के रूप में तो एडेनिन, और नाइट्रोजिनस बेस के रूप में जी है तो ग्वानिन। और प्यूरिन में कौन कौन, पिरिमिडिन में कौन कौन आएगा, थाइमिन। अगर डीएनए में है तो थाइमिन, और आरएनए में, डीएनए में तो थाइमिन और साइटोसिन आएगा, और आरएनए में थाइमिन नहीं होता, ध्यान रखना। थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। क्लियर बात। पिरिमिडिन में कौन कौन आएगा, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। फैमिली, अगर आपसे पूछे पिरिमिडिन फैमिली में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड आते हैं तो कौन कौन से लिखोगे, सॉरी कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस होते हैं तो यूरेसिल लिख दोगे, साइटोसिन लिख दोगे और थाइमिन लिख दोगे। ठीक है, और आपसे पूछे कोई पिरिमिडिन में तो देखो पिरिमिडिन में तो थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, और इसमें एडेनिन, ग्वानिन। एडेनिन को ए से लिखेंगे, ग्वानिन को जी से लिखेंगे, थाइमिन को टी से लिखेंगे, साइटोसिन को सी से लिखेंगे और यूरेसिल को यू से लिखेंगे। क्लियर बात। अब देखो थाइमिन तो किस में प्रेजेंट था बेटा, डीएनए में, और यूरेसिल किस में प्रेजेंट था, आरएनए में। अगर मैं आरएनए की बात करूँ तो कौन कौन से हो जाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन तो सब में रहेगा, डीएनए हो चाहे आरएनए। और आरएनए की बात करूंगा तो एडेनिन, ग्वानिन तो है ही, और इसके साथ थाइमिन जुड़ेगा। आरएनए की बात करूंगा तो सॉरी थाइमिन नहीं, यूरेसिल जुड़ गए एडेनिन से, और ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ेगा। और डीएनए की बात करूँ तो ये दोनों तो सेम रहेंगे। जैसे डीएनए की बात करूँ तो ग्वानिन तो हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा ही ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, लेकिन एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पर तो यूरेसिल के साथ जुड़ रहे हैं, जबकि डीएनए में थाइमिन के साथ जुड़ेगा। इसका मतलब थाइमिन तो किस में प्रेजेंट होता है, थाइमिन तो किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में, और यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट रहता है। ये बात याद रखना। तो देखो AGTC प्रेजेंट इन डीएनए, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन प्रेजेंट डीएनए में रहते हैं, जबकि आरएनए में कौन कौन है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। देखो थाइमिन की जगह क्या गए हैं, यूरेसिल। क्लियर। ये दोनों में आरएनए डीएनए में फर्क है नाइट्रोजिनस बेस के आधार पर। फॉस्फेट ग्रुप दोनों में सेम रहता है, और पेंटोस शुगर दोनों में बदल जाती है। आरएनए में राइबो शुगर रहती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबो, इसलिए इसको क्या बोला, डीएनए की फुल फॉर्म देखो किससे शुरू होती है, डीऑक्सीराइबो, और इससे इसकी डायरेक्ट राइबो। क्योंकि इसके डीऑक्सीराइबो क्यों बोला डीएनए की शुगर को, क्योंकि डीएनए की शुगर की 2 नंबर की स्थिति पर क्या नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये 5 के 5 जो हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस है, इसमें से ये ऐसे नाइट्रोजिनस बेस ढूंढो जो डीएनए में भी प्रेजेंट हो और आरएनए में भी प्रेजेंट हो, यानी यूनिवर्सल हो, वो डीएनए में भी प्रेजेंट रहें और आरएनए में भी प्रेजेंट रहें। ठीक है, तो ढूंढ के बताओ। देखो कौन कौन से रहेंगे, ये एडेनिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा, साइटोसिन रहेगा, और ये तीनों तो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, सब में रहेंगे। देखो सब में है। आरएनए में कौन कौन सा है, देखो आरएनए की बात करें तो आरएनए में कौन कौन सा है, एडेनिन आरएनए में किसके साथ जुड़ रहा था, यूरेसिल के साथ, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन के साथ। जबकि डीएनए की बात करें तो एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ रहा था, ग्वानिन साइटोसिन के साथ। यानी
जी सी, ये तो तीनों में प्रेजेंट है। फर्क किसका है, डीएनए में टी है और आरएनए में यू है। तो ए जी सी को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल कोडोन बोलेंगे। ठीक है, सार्वत्रिक कोडोन जो सभी डीएनए और आरएनए में अनिवार्य रूप से पाया जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पैराग्राफ को आप उतार लें, फिर आगे चलते हैं। साइटोसिन द यूनिवर्सल पिरिमिडिन। ठीक है, अगर मान लो पिरिमिडिन की बात करें, अकेली पिरिमिडिन की, तो देखो पिरिमिडिन में केवल साइटोसिन ही है। अगर आपसे पूछ ले पिरिमिडिन का ऐसा कौन सा मेंबर है जो यूनिवर्सल रूप से प्रेजेंट रहता है, तो पिरिमिडिन में देखो ये यूनिवर्सल नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है, तो साइटोसिन ही यूनिवर्सल है और प्यूरिन के दोनों मेंबर ही यूनिवर्स होते हैं। ठीक है, देखो यूरेसिल प्रेजेंट इन आरएनए, और यूरेसिल हमेशा आरएनए में प्रेजेंट रहेगा। आगे की बात करते हैं, पेंटो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। देखो ये हमारी क्या है, पेंटो शुगर। क्या है, पेंटो शुगर। अब इसके बाद में क्या देखते हैं, देखो डीएनए किस किस से मिलकर बना हुआ था, पेंटो शुगर से, नाइट्रोजिनस बेस से, और तीसरा क्या था, फोस्फेट ग्रुप। फोस्फेट ग्रुप को बाद में डिस्कस करेंगे, सेकंड नंबर पे ले लेते हैं हम शुगर। तो देखो दो प्रकार की शुगर होती है, एक तो होती है, एक ही पेंटो शुगर से मिलकर बना होता है। पेंटो शुगर दो प्रकार की होती है, राइबो और डी ऑक्सी राइबो, दो प्रकार की होती है। राइबो किस प्रकार की शुगर होती है, इस प्रकार की संरचना होती है राइबो की, और डीऑक्सी राइबो की इस प्रकार की। यहाँ नाइट्रोजिनस बेस लगा रहेगा NB, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर CH3OH। इसी प्रकार से ऊपर नाइट्रोजिनस बेस लगा रहेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, H, यहाँ पर H, CH3OH। देखो फर्क क्या है दोनों में, यहाँ पर दूसरे नंबर के कार्बन पर, यहाँ पर दूसरे डीएनए की शुगर ये है, दूसरे नंबर की डीएनए की शुगर पर तो देखो डीएनए की जो शुगर है इस पर दूसरे नंबर पर केवल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि ऑक्सीजन राइबो वाली शुगर पर ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। तो देखो डी मतलब बिना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की, यानी राइबोसोम की देखो डीएनए की जो शुगर होती है उसके 2 नंबर पर क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इसको इसलिए इसको क्या बोला, डी ऑक्सी। देखो राइबो शुगर है, ये भी राइबो शुगर है, ये राइबो शुगर, लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसके 2 नंबर पर ऑक्सीजन है, इसके 2 नंबर पर ऑक्सीजन नहीं है। इसके लिए इसके 2 नंबर पर ऑक्सीजन, इसके लिए इसलिए क्या बोला इसको, राइबो शुगर, और इसको डी बिना ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के, राइबो मतलब राइबो, डी ऑक्सी राइबो शुगर बोला। इसलिए डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डी ऑक्सी राइबो, और इसकी राइबो शुगर। ठीक है, तो देखो संरचना इस प्रकार की रहती है। डीऑक्सी में 2 नंबर पर ऑक्सीजन नहीं है, जबकि इसकी 2 नंबर पर ऑक्सीजन है। ठीक है, एक बार आप इसको उतार लें ठीक से। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अब देखो न्यूक्लियोसाइडों का निर्माण कैसे कैसे होगा, और तीसरा जो था डीएनए की संरचना में कौन सा था, फोस्फेट ग्रुप। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 3PO4 ये होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब देख लें न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ध्यान से देखना। न्यूक्लियोसाइड देख लेते हैं पहले, फिर न्यूक्लियोटाइड देख लेना। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, ए नाइट्रोजिनस बेस लिंक विद OH। देखो पेंटो शुगर के फर्स्ट नंबर के OH से, फर्स्ट नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा रहता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। ध्यान रखना, नाइट्रोजिनस बेस हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, और पेंटो शुगर के पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो देखो पहले नंबर का कार्बन कौन सा है, ये वाला। पहले नंबर का कार्बन कौन सा है, ये वाला जो कार्बन है, ये कौन सा है, पहले नंबर का कार्बन है। इससे हमेशा नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। ठीक है, देखो
ठीक है। उसके बाद में देखो आपको समझाते हैं। देखो क्या हुआ, अगर मान लो ये हमारी क्या है, राइबो शुगर। कौन सी बेटा, राइबो शुगर। अगर इससे मान लो एडेनिन जुड़ गया, क्या जुड़ गया, एडेनिन, ठीक है। और ये क्या है, डीऑक्सीराइबो शुगर। कौन सी है, ये तो है ऑक्सीराइबो शुगर, और ये कौन सी हो गई, डीऑक्सीराइबो शुगर, इसके नीचे एच है, ठीक है। अगर मान लो इससे क्या जुड़ गया, आरएनए की राइबो शुगर से मान लो एडेनिन जुड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। तो एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में संरचना में स्थित क्या क्या होते हैं, केवल पेंटो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, जिसमें पेंटो शुगर नाइट्रोजिनस बेस के कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। और पेंटो शुगर जब एडेनिन नाइट्रोजिनस क्षार जब जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे एडिनोसिन, ठीक है। अगर डीएनए के साथ जुड़ेगा, वो डीएनए के साथ, ये देखो डीएनए की शुगर है, इसके साथ जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन। और अब मान लो एडेनिन को हटा देते हैं, ये लो एडेनिन को हटा दो, अब इसकी जगह दूसरा जोड़ लो, थाइमिन जोड़ लो। अब क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, देखो आरएनए में तो थाइमिन होता ही नहीं है, तो थाइमिन आरएनए में तो जुड़ेगा ही नहीं, केवल किस में जुड़ेगा, डीएनए में जुड़ेगा, क्योंकि डीएनए में थाइमिन होता है। तो देखो क्या जो अब क्या बन जाएगा, थाइमिडिन। क्या बन जाएगा, डीऑक्सीथाइमिडिन। क्या बन जाएगा, डीऑक्सीथाइमिडिन। और अब देखो इससे क्या जोड़ देंगे, यूरिसिल, तो क्या बन जाएगा, यूरिडिन। क्या बन जाएगा, यूरिडिन, ठीक है। और यूरिडिन डीएनए में नहीं होता, तो यूरिडिन इसके साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। फिर आ जाती है बात किसकी, ग्वानिन की। तो देखो आरएनए के साथ ग्वानिन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन, और ग्वानोसिन बन जाएगा, देखो ग्वानोसिन बन जाएगा। और यहाँ पर अगर मान लो इस यहाँ पर जी जोड़ेंगे तो डीऑक्सी, शुगर का नाम लिख दो तो पहले तो डीऑक्सी, देखो न्यूक्लियोसाइड में कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका नाम लिखना है, फिर इसका नाम लिखना है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर ये क्या है, राइबो, और ये क्या है, ग्वानिन, तो क्या लिख दोगे, ग्वानोसिन। और यहाँ पर ग्वानोसिन ही लिखेंगे, लेकिन शुगर का नाम क्या है, डीऑक्सी, तो क्या लिखोगे, डीऑक्सी ग्वानोसिन, ठीक है। इसी प्रकार साइटिन जोड़ दो यहाँ, तो क्या लिख दोगे, साइटिडिन, और यहाँ पर डीऑक्सीसाइटिडिन। ये लो, ये न्यूक्लियोटाइड हो गए, न्यूक्लियोसाइड हो गए, ठीक है। अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू OH ग्रुप OH ऑफ 5th कार्बन नंबर, ठीक है। इस शुगर न्यूक्लियोटाइड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और जो फॉस्फेट जुड़ेगा ना वो 5 नंबर के कार्बन के साथ इस कार्बन से जुड़ेगा, और किसके द्वारा जुड़ेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा। और देखो एक फॉस्फेट यहाँ जुड़ जाएगा, एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट दूसरे नंबर के 5 कार्बन से, तो कौन सा बॉन्ड बन गया, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और एक ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड बन गए। एस्टर बॉन्ड कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसलिए इसको क्या बोला, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगर दोनों तरफ जुड़ा है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था, अगर एक श्रृंखला में पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस केवल जुड़ा हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर NB और लिख लेना, ठीक है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक लगा लेना, न्यूक्लियोसाइड लिख देना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अगर मान लो न्यूक्लियोटाइड होगा तो इसमें क्या क्या रहेगा, पेंटो शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, तीनों को मिलकर क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब देखो डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड थे, न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से थे, देखो न्यूक्लियोसाइड तो कौन कौन सा, एडिनोसिन था। अगर उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो AMP बोलेंगे, नहीं ये बोलेंगे। अगर ग्वानिन जुड़ गया, इसके ग्वानिसिन के साथ जुड़ गया, नहीं ये तो क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोसाइड के साथ जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो न्यूक्लियोटाइड बोला इसको। तो देखो ग्वानिसिन के साथ क्या जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो क्या बोल गया, GMP। और यूरिडिन के साथ जुड़ा तो UMP, और साइटिडिन के साथ जुड़ा तो CMP, ठीक है। इसी प्रकार डीएनए में देख लो, डीऑक्सी एडेनिन के साथ जुड़ गया तो DAMP, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पर डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, बस सारे के सारे इस प्रकार जोड़ देता हूँ। डीऑक्सी ग्वानिन जुड़ गया, डीऑक्सी साइटिडिन, यहाँ पर यूरिडिन
किसके साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है तो क्या बन गया, DGMP, DCMP, इस प्रकार क्या बन जाएंगे। ये तो क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये DNA के न्यूक्लियोटाइड हैं, ये RNA के न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है। देखो अब है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस प्रकार जुड़ेंगे तो ध्यान रखना, देखो 2 न्यूक्लियोटाइड, क्या लिख रहा है इसमें ध्यान से पढ़ो, 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू 3 to 5 फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। यानी देखो इस प्रकार है, ये पहले नंबर का कार्बन हो गया, नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। यहाँ पर कौन सा है, 5वें नंबर का कार्बन है, इससे क्या जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप। एक तो एस्टर बॉन्ड ये हो गया, एक यहाँ पर क्या है, 3रे नंबर के कार्बन से जुड़ रहा है। तो देखो फॉस्फेट किस किस से जुड़ रहा है, 3 नंबर के कार्बन और 3 नंबर के कार्बन, ये 1 2 3 नंबर का ही हो गया, 4 नंबर का, ये 5 नंबर का। तो फॉस्फेट कौन कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ रहा है, 5 से और 3 नंबर के कार्बन से जुड़कर क्या बना देता है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक एस्टर बॉन्ड और एक एस्टर बॉन्ड, ये तो फोस्फो एस्टर डाइएस्टर, 2 एस्टर बन गए ना, एक एस्टर ये एक एस्टर ये। तो किस बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, फोस्फोडाइएस्टर, क्योंकि देखो सेकंड वाला एस्टर बंध यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ 5 नंबर के कार्बन से जुड़ा है। तो देखो एक फोस्फोएस्टर, 2 फोस्फोएस्टर, डाइफोस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया ना। तो देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड एट 5 days फ्री कार्बन फोस्फो ग्रुप आर प्रेजेंट नोन एज 5 days एंड। तो इस चेन का 5 days एंड बोलेंगे, ठीक है। और 3 days एंड पर फिर वापस से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है। और अब इस बैकबोन का निर्माण कौन कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप कर रहा है और पेंटोस शुगर कर रहा है, और बीच में क्या है, नाइट्रोजनस बेस। फिर दूसरी तरफ भी इसी प्रकार की श्रृंखला है, जिसमें पेंटोस शुगर है और फिर फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोस शुगर है फॉस्फेट ग्रुप है। यानी बैकबोन आप साइड में हो गई, बैकबोन का निर्माण कौन कर रहा है, दोनों तरफ पेंटोस शुगर कर रही है और फॉस्फेट ग्रुप कर रहा है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब मानव में DNA की लेंथ कितनी होती है, 3.3 10⁻9 बेस पेयर। ये आपको अच्छे से याद रखनी, रटनी है। इकोलाई में कितनी होती है, 4.6 10⁻6 बेस पेयर। बैक्टीरियोफेज में कितनी होती है, बैक्टीरियोफेज में कौन सा, 5 × 174 में कितना होता है, 5386 बेस पेयर होती हैं। और बैक्टीरियोफेज, लैम्बडा बैक्टीरियोफेज में कितना होता है, ये लैम्बडा है, लैम्बडा बैक्टीरियोफेज में कितना है, 48502 बेस पेयर, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से उतार लें। आपको ये डाटा है, ये वाला 3 4 5 डाटा है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ह्यूमन का जो DNA वो कितना लंबा होता है, तो वो इतना लंबा होता है, इतना बेस पेयर लंबा होता है। इकोलाई होता है उसका इतना होता है। बैक्टीरियोफेज यानी एक प्रकार का वायरस है, इसका कितना होता है, इतना। और ये दोनों वायरस है, लेकिन ये इसका देखो, ये वाला छोटा है ये बड़ा है, इन दोनों का बेस पेयर डिफरेंस है। तो आपको ये एकदम डेटा याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है। अब है DNA, ठीक है। DNA इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडों का क्या है, पूरी की पूरी न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला है, उसको क्या बोला, DNA, ठीक है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, फ्रेडरिक मिसर ने, ठीक है। और नाम क्या दिया था, न्यूक्लियन नाम दिया था, ठीक है। जिसमें नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं आपस में पेयर्स के द्वारा, यानी न्यूक्लियोटाइड आपस में पेयर्स, नाइट्रोजनस बेस के पेयर्स के द्वारा, पेयर के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। और पेयर्स में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थाइमिन की जगह तो डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन की जगह ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन की जगह ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसमें भी वही है सेम। देखो पेंटोस शुगर, DNA की स्ट्रक्चर में क्या गया, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस ने न्यूक्लियोसाइड बना दिया, अच्छे से समझा दिया मैंने। इसको लिखने की आवश्यकता है भी नहीं, वैसे समझा दिया मैंने अच्छे से।
और पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट ग्रुप को न्यूक्लियोटाइड बोला। डीएनए फर्स्ट आइडेंटिफाई किसके द्वारा, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा, ये समझा दिया था, ऊपर भी लिखा हुआ है सेम, ये चीज़ सेम लिखी हुई है। ठीक है, अब आप इसको उतार लें फिर आगे चलते हैं। सेम समझा दिया था, बाकी इच्छा है उतारो तो उतार लेना, नहीं तो छोड़ देना। फिर है विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने जो डीएनए का अध्ययन किया था ना, वो किसके द्वारा किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। ठीक है, ये जरूर याद रखना, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा विल्किंस और फ्रैंकलिन ने अध्ययन किया था। और अब देखो चारकोफ का नियम क्या है, मैंने क्या बोला था, एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से जुड़ा रहता है, और ग्वानिन डबल बॉन्ड के द्वारा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा रहता है। ठीक है, यानी एडेनिन और ग्वानिन तो क्या है, प्यूरिन, और थाइमिन और साइटोसिन क्या है, पिरिमिडिन। तो चारकोफ ने यही बताया था, यानी किसी भी जीव के डीएनए में एडेनिन की मात्रा और थाइमिन की मात्रा हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, एक के बराबर रहेगी। तो देखो A+G बराबर T+C लिख सकते हैं, मैथ का नियम है। तो देखो एडेनिन की मात्रा हमेशा साइटोसिन और ग्वानिन के, थाइमिन और साइटोसिन के बराबर होगी। ये चारकोफ का नियम था, यानी किसी भी डीएनए में Ag+Tc की मात्रा हमेशा बराबर रहती है, यही चारकोफ का नियम है। ठीक है, अब पढ़ते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। इंपॉर्टेंट है, इजी है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। और जो हमने अब तक पढ़ा था बस वही यूज होके डीएनए बनेगा, और कुछ भी नहीं है डबल हेलिक्स मॉडल में। अब से पहले का अगर अच्छे से समझ आ गया तो डबल हेलिक्स मॉडल कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है। देखो डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने 1953 में 1953 में दिया गया था। ठीक है, और किस पर था, डीएनए के एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के विवर्तन यानी डिफरेंशिएशन डाटा पर था। किसके पे, और ये एक्सरे डिफरेंशिएशन डाटा किसने दिया था, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। ठीक है, अब देखो इसने क्या क्या डीएनए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा अध्ययन करके डीएनए की संरचना के बारे में क्या क्या बताया था। ठीक है, अगली लाइन में चलते हैं, आप एक बार उतार लें इसको अच्छे से। देखो डीएनए, देखो इस पहले मैं चित्र बना देता हूँ, बाद में देख लेना। एक तो ये है डीएनए इस प्रकार का है, देखो ये है एक पिच यानी एक घुमाव, एक टर्न। एक टर्न की लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए का व्यास कितना है, डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर कितना है, इस इन दोनों के बीच का स्थान कितना है, डायमीटर कितना है, वो है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसके बीच में क्या है, एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, यानी एक घुमाव में यहाँ से लेके यहाँ तक में कुल कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के कितने न्यूक्लियोटाइड के पेयर जुड़े हुए हैं। तो पेयर कितने बोलोगे, 10। अगर संख्या पूछे तो पेयर की 20 हो जाएगी, 20 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, 10 पेयर जुड़े रहते हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। ठीक है, और अब देखो क्या याद रखना है, इन दोनों की बात करें, देखो साइटोसिन और गुआनिन इस प्रकार जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के मध्य की हाइड्रोजन बंध की लंबाई कितनी होगी, 2.8 से 3.0 एंगस्ट्रम। कितना, 2.8 से 3.0 एंगस्ट्रम होती है, ध्यान रखना। और दोनों न्यूक्लियोटाइडों के मध्य, यानी इस न्यूक्लियोटाइड से एक न्यूक्लियोटाइड की दूरी कितनी है, 3.0 एंगस्ट्रम, 3.4 एंगस्ट्रम, 3.4 एंगस्ट्रम है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो देखो यही बस लाइन है, और इस श्रृंखला को क्या बोलेंगे, 5 डेसेंट, और इस श्रृंखला को 3 डेसेंट, इसको 5 डेसेंट और इसको 3 डेसेंट, इस प्रकार बोलेंगे। तो ध्यान रखना, देखो क्या क्या दिख रहा है इस डीएनए की संरचना, वही बस लिखना है। डीएनए की 2 श्रृंखलाएं होती हैं, जिसमें से एक की दिशा 5 डैश से 3 डैश होती है, और दूसरे की 3 डैश से 5 डैश होती है। ठीक है, यानी डीएनए आर मेड अप बाय 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और बोथ आर एंटी पैरेलल। तो देखो ये इसके क्या है,
देखो एक समांतर तो चल रही है, एक साथ तो चल रही है, लेकिन उल्टी है। देखो ये 5' इधर को है, इसका 5' इधर को है, तो क्या बोल देंगे इसको, एंटी पैरेलल। डीएनए दो न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर बना होता है। दोनों न्यूक्लियोटाइड की चेन कैसी होती हैं, एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती है, जिसमें से देखो एक की दिशा 5' से 3', दूसरे की 3 से 5', ठीक है, 3 से 5'। नाइट्रोजिनस बेस आर टू आर पेयर्ड बाई हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। मैंने देखो जिसमें एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। टू चेन्स आर कोइल्ड इन राइट हैंडेड। अब ये जो है ना राइट हैंडेड हमेशा कैसी है, राइट हैंडेड घुमाव होता है इसमें, ठीक है। टर्न कैसा होता है, राइट हैंडेड रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा पूछता है कि राइट हैंडेड डीएनए कौन सा है, तो ध्यान रखना कौन सा है, बी डीएनए। इसी को कौन सा बोला गया था, वाटसन और क्रिक का डीएनए कौन सा था, बी डीएनए। तो बी डीएनए ही केवल राइट हैंड है, बाकी लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। जिसमें हेलिक्स की लंबाई कितनी है, 3.4 nm या 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जिसमें कितने बेस पेयर हैं, प्रत्येक टर्न पर 10 बेस पेयर, ठीक है। डायमीटर कितना हो गया नहीं, देखो दोनों सुगर्स के मध्य, दोनों की दोनों जो सुगर्स है ना, इन दोनों के मध्य क्या है, 0.3 nm का क्या होता है, स्पेस होता है, जबकि इसका डायमीटर कितना है, 20 का होता है, जो फॉस्फेट से वापस सुगर की ओर, इन दोनों के मध्य होता है, ठीक है। अब आप एक बार इसको उतार लें, फिर चलते हैं। अब है आज का लास्ट टॉपिक, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या है। देखो सेंट्रल डोग्मा जो सिद्धांत था ना, वो किसने दिया था, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसने क्या बताया था, जो जीवों में जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है वो एक विशेष दिशा में आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि डीएनए किसी को भी सूचना देगा और कैसे ही कौन से गुण उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। डीएनए से जो सूचना जाती है मानव में, वो एक निश्चित दिशा में जाती है, उसी को क्या बोला था, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। और ये किसने दिया था, एक क्रिक नामक वैज्ञानिक था। उसने क्या बताया था, डीएनए से सूचना कैसे जाती है, डीएनए से एमआरएनए के पास, एमआरएनए से प्रोटीन के पास जाती है, एक विशेष दिशा में जाती है, जिसी को क्या बोला था, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में इन ही टॉप सेंट्रल डोग्मा की डिटेल से अध्ययन किया गया है, बस और कुछ नहीं है। और ध्यान रखना यही चैप्टर है जो बायोलॉजी का बेसिस है। अगर आपसे ये अच्छे से आते हैं तो आप तो समझ लो आपकी आधी सी बायोलॉजी कंप्लीट है, ठीक है। तो देखो डीएनए से डीएनए तक जो सूचना जाती है ना, वो अगर डीएनए से डीएनए की एक और कॉपी बन रही है, तो डीएनए की कॉपी बन रही है, फोटोकॉपी हो रही है, उसको क्या बोला, रेप्लिकेशन। किस प्रोसेस, कौन से प्रोसेस के द्वारा डीएनए से डीएनए वापस बनेगा, एक और कॉपी बन जाएगी डीएनए की, उस प्रोसेस को बोलेंगे रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से सूचना कहाँ जा रही है, एमआरएनए के पास जा रही है। किसके पास जा रही है, एमआरएनए के पास। इसको क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, TRANSCRIPTION, क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अगर मान लो एमआरएनए से सूचना डीएनए के पास जाए, अगर मान लो ये केस हो जाए, सपोज बहुत सारे केसों में ऐसा हो जाता है, रिवर्स सूचना आ जाती है, डीएनए आरएनए से डीएनए के पास सूचना चल जाए, जबकि क्रम क्या है, डीएनए से, देखो क्रम तो क्या है इसमें, क्रम देखो ध्यान से, क्रम तो क्या है कि सूचना डीएनए से आरएनए के पास आएगी, आरएनए से प्रोटीन के पास आएगी। अगर मान लो डीएनए से जो सूचना आरएनए के पास गई, तो इसको क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोला था आपने, इसको लिख लेना, ट्रांसक्रिप्शन। अगर मान लो आरएनए से सूचना डीएनए के पास चल जाए, उल्टा हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, VERS, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है ये बात, ठीक है। फिर आरएनए से सूचना कहाँ जाएगी, प्रोटीन के पास, और किस प्रोसेस के द्वारा जाती है, ट्रांसलेशन। किसके द्वारा, ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, TRANSLATION,
NS, बीच में N है, NSLATM, ट्रांसलेशन। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, सेम इसमें लिख रहा है, अगली लाइन में पढ़ो, देखो ध्यान से। कुछ वायरस में, इन सम वायरस द फॉलो इंफॉर्मेशन इज रिवर्स डायरेक्शन। कुछ जो वायरस होते हैं अपनी सूचना, क्योंकि इनमें आनुवंशिक पदार्थ क्या है, RNA। अब हमारी बॉडी में जाएगा तो सबसे पहले उसको DNA के साथ बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, फिर DNA को सूचना देगा उल्टी सीधी बॉडी को, तभी तो आदमी बीमार हो जाता है। अब उसके पास खुद के पास न्यूक्लियोटाइड क्या है, RNA। अब वो खुद क्या बनाएगा, सबसे पहले DNA के जैसे न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, तो उसको क्या बताओ किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के। ठीक है। इन सम वायरस और फॉलो द इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्शन, दैट इज RNA टू कहाँ से कहाँ जाती है, RNA से DNA से जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।